सीतापुर गांव में लोग घड़ी नहीं देखते थे क्योंकि वहां समय ठीक से चलता ही नहीं था। सूरज कब उगता कब ढलता किसी को ठीक से याद नहीं रहता था और रात हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी लगती थी। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जो सीधे जंगल में घुस जाता था और उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक हवेली जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, शून्य हवेली। क्योंकि जो भी उसके अंदर गया वह या तो कभी लौटा नहीं या लौट कर वैसा नहीं रहा जैसा गया था। आर्यन चौधरी एक पत्रकार था जिसे डर की कहानियों से ज़्यादा उन कहानियों के पीछे छुपे झूठ से नफरत थी। इसलिए जब उसे पता चला कि सीतापुर गांव में पिछले 10 सालों में 17 लोग लापता हुए हैं और हर बार आखिरी बार उन्हें उसी हवेली के पास देखा गया, तो उसने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ फंसा हुआ हो और सांस लेने के साथ भीतर उतर रहा हो। गांव वालों ने उससे नज़रें चुराई और जब उसने हवेली का नाम लिया तो एक बूढ़ी औरत ने ज़मीन पर थूकते हुए कहा, वहाँ नाम नहीं लिया जाता, वहाँ नाम सुन लिए जाते हैं। आर्यन ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसी रात जब वह सराय में सो रहा था तो उसे लगा कोई उसके कान के बहुत पास फुसफुसाया है, मत जाना। उसने झटके से आंखें खोली लेकिन कमरा खाली था। उसने हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम रखा और जितना आगे बढ़ता गया उतना ही उसे महसूस होने लगा कि जंगल की आवाज़ें कम हो रही है, जैसे कोई धीरे धीरे वॉल्यूम कम कर रहा हो। हवेली सामने आई तो वह टूटी हुई नहीं थी बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सही हालत में थी, जैसे कोई उसकी देखभाल करता हो, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं था। दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया और अंदर घुसते ही आर्यन को लगा जैसे उसने किसी की निजी यादों में कदम रख दिया हो। दीवार पर नमी नहीं थी बल्कि उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने दीवारों को पकड़ कर चलने की कोशिश की हो। उसे पहली मंजिल पर एक कमरा मिला, उसमें फर्श पर सैकड़ों नाखून बिखरे थे, पुराने पीले और कुछ ताज़ा लाल। कभी उसके पीछे किसी की चलने की आवाज़ आई लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। अचानक हवेली के भीतर एक घंटी बजी और साथ ही कई आवाज़ें एक साथ बोल उठी, हम यहाँ हैं। आर्यन के कानों से खून रिसने लगा और उसे महसूस हुआ कि आवाज़ें बाहर से नहीं, उसके सर के अंदर से आ रही हैं। वह भागकर बाहर निकलना चाहता था लेकिन दरवाज़ा गायब हो चुका था और जहाँ दरवाज़ा होना चाहिए था वहाँ अब एक दीवार थी जिस पर खरोंच से लिखा था, बाहर वही जाता है जो भीतर रह चुका हो। आर्यन को अब समझ आने लगा कि यह हवेली कोई जगह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। तभी उसे एक कमरा दिखा जिसमें एक बच्चा कोने था, दीवार की तरफ मुँह करके कुछ बुदबुदा रहा था। और जब आर्यन ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, तो बच्चे ने धीरे से सिर में घुमाया और उसका चेहरा आर्यन जैसा ही था, बस आंखें नहीं थी। तभी हवेली हंसने लगी और उस हंसी में दर्द भी था और भूख, और एक आवाज़ गूंजी, तुम सच ढूंढने आए हो, लेकिन यहाँ सच लोगों को खा जाता है। हवेली की हंसी धीरे धीरे दीवारों में घुल गई लेकिन उसका असर आर्यन के शरीर से नहीं गया। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था और आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य चमक रहे थे, जैसे किसी और की यादें ज़बरदस्ती उसके दिमाग में ठूंस दी गई हो। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक चुके थे और जैसे ही उसने जोर लगाया फर्श से धीमी सी सिसकियों की आवाज़ आने लगी। हर कदम के साथ उसे लगा कि जैसे वह किसी जिंदा चीज़ पर पैर रख रहा हो। अचानक बच्चा जो आर्यन जैसा दिखता था खड़ा हो गया और बिना आंखों के भी सीधे उसी तरफ देखने लगा। उसके मुंह से निकली आवाज़ बच्चे की नहीं बल्कि कई लोगों की मिली जुली थी और उसने कहा, हम सब वही हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। आर्यन ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, हम वो सच है जिन्हें किसी ने सुना नहीं और हवेली ने हमें अपना बना लिया। तभी दीवारें हिलने लगी और कमरा फैलने लगा जैसे अंदर कोई पेट सांस ले रहा हो। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट लौट आई, मत जाना। लेकिन इस बार उस आवाज़ उसके पिता की थी जो 10 साल पहले मर चुके थे। उसने घबरा कर चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकली बल्कि दीवार पर लिखे शब्दों में बदल गई। उसी दीवार पर अब उसका नाम उभर रहा था। तभी उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो नीचे जा रही थी और हर सीढ़ी पर किसी न किसी का चेहरा उकेरा हुआ था, कुछ पहचाने हुए, कुछ बिल्कुल अनजान। नीचे उतरते ही हवा भारी हो गई और बदबू ऐसी थी जैसे सड़ती हुई यादें एक जगह समा कर दी गई हो। वहाँ एक बड़ा सा हॉल था जहाँ सैकड़ों लोग बिना आंख झपकाए एक ही दिशा में देख रहे थे और जब आर्यन ने उधर देखा तो उसने खुद को देखा खड़ा हुआ था, थका हुआ, डर से भरा हुआ। उसे समझ आने लगा कि हवेली आने वालों को पहले दिखाती है कि वे क्या है और फिर उनसे वह छीन लेती है। उसी पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पीछे मुड़ते उसने उस बूढ़ी औरत को देखा जिसने गाँव में कहा था, वहाँ नाम नहीं लिया जाता। उसकी आवाज़ सूखी हुई थी। उसने कहा, मैंने भी सच ढूंढने की गलती की थी। आर्यन ने पूछा, तुम
बाहर कैसे आई? तो वह हंसी और उसकी हंसी में दांत नहीं थे और वो बोली, बाहर आई नहीं, सिर्फ भेजी गई थी ताकि और लोग आएं। तभी पूरे हाल में एक साथ सबने मुंह खोला और एक ही वाक्य बोला, हवेली भूखी है, और जब वह भूखी होती है तो सच को बुलाती है। आर्यन को लगा कि उसके छाती के अंदर कुछ खींच रहा है, जैसे ही उसकी पहचान बाहर निकाली जा रही हो। बच्चा फिर सामने और बोला, अगर बाहर जाना है तो किसी और को अपनी जगह देना होगा, क्योंकि हवेली कभी खाली नहीं रहती। आर्यन की सांस तेज हो चुकी थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यादें धीरे धीरे फिसल रही है, जैसे कोई उन्हें छील कर निकाल रहा हो। हवेली के भीतर अब समय पूरी तरह रुक चुका था, क्योंकि घड़ी नहीं चल रही थी, बल्कि दीवारों पर उभरते चेहरे पल भर में बूढ़े हो जाते और फिर बच्चे बन जाते। बूढ़ी औरत आर्यन के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों के साकेट से काला तरल टपक रहा था। उसने धीमे से कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हवेली सच नहीं खाती। वह लोगों को उनके अपने डर के साथ बंद कर देती है, ताकि वे कभी बाहर की दुनिया को दोबारा झूठ ना बना सके। आर्यन ने पूछा, अगर मैं किसी और को अपनी जगह ना दूं तो क्या होगा? तो उसी पल ज़मीन फटने जैसी आवाज़ हुई और फर्श के नीचे से सैकड़ों हाथ बाहर निकले जो उसकी टांगों को पकड़ने लगे। हर हाथ के साथ एक आवाज़ थी। कोई कह रहा था, मैं बस घर जाना चाहता था। कोई कह रहा था, मुझे किसी ने नहीं माना। और कोई सिर्फ रो रहा था। आर्यन चीख पड़ा और तभी उसे एहसास हुआ कि हवेली की दीवारों पर उभरे चेहरे सिर्फ मरे हुए नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्हें कभी किसी ने सच बोलने पर अकेला छोड़ दिया था। अचानक बच्चे वाला रूप उसके सामने आया और इस बार उसके चेहरे पर आंखें थी, लेकिन वे आंखें आर्यन की नहीं बल्कि उन 17 लोगों की थी जो गायब हुए थे। और उसने कहा, तुम पत्रकार हो? तुम्हारा सच सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि तुम्हें सुनने वाले लोग होते हैं। हवेली कैसे फिर गूंजने लगी और आर्यन को दिखाया गया कि अगर वह बाहर गया तो वह कहानी लिखेगा। लोग पढ़ेंगे, डरेंगे, कुछ दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे, और हवेली फिर भूखी हो जाएगी। तभी आर्यन ने पहली बार देखा कि हवेली के केंद्र में एक बड़ा सा दिल धड़क रहा है, लेकिन वह मांस का नहीं बल्कि दबी हुई स्वाकृतियों का बना था, और वह हर धड़कन पर किसी का नाम फुसफुसाया जा रहा था। उसी पल आर्यन ने तय किया कि वह बाहर जाकर सच को सनसनी नहीं बनाएगा, बल्कि उसे इधर अधूरा छोड़ेगा ताकि लोग खुद सवाल करें। उसने जोर से कहा, मैं अपनी जगह किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मैं हवेली को भूखा भी नहीं छोड़ूंगा। हवेली अचानक शांत हो गई और पहली बार उसकी आवाज़ डर से भरी हुई थी, और उसने पूछा, तुम क्या करोगे? आर्यन ने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और ज़मीन पर पटकते हुए कहा, मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ को बाहर जाने दूंगा, बिना नाम के, बिना कहानी के, सिर्फ डर के। एहसास की तरह हवेली के भीतर चीखें उठी, क्योंकि उसने कभी ऐसा सौदा नहीं सुना था। दीवारें दरकने लगी और हाथ वापस ज़मीन में घुस गए। बूढ़ी औरत की देह राख में बदल गई और बच्चा मुस्कुराकर बोला, तब तुम हमारे जैसे हो जाओगे। अगले ही पल आर्यन की आंखें खुली और वह हवेली के बाहर जंगल में पड़ा था। सुबह हो चुकी थी और वह हवेली अब भी हुई खड़ी थी, लेकिन उसकी खिड़कियां अंधी लग रही थी। गांव में लौटकर आर्यन ने कुछ नहीं बताया, न पुलिस को, न अखबार को। बस एक छोटा सा लेख लिखा जिसमें कोई नाम नहीं था, कोई जगह नहीं थी। सिर्फ यह वाक्य था, कुछ जगहें सच नहीं चाहती, वे सिर्फ चाहती हैं कि कोई उन्हें सुन ले। कुछ महीनों बाद सीतापुर से लोग शहर जाने लगे, क्योंकि रात में उन्हें अपने घरों में हुई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जो पहले हवेली में थी। और आखिरी दृश्य में आर्यन शहर के अपने कमरे में बैठा था, जब दीवार के भीतर से धीमी सी आवाज़ आई, अब हम बाहर हैं। अब शहर की रातें भी आर्यन को वैसी ही लगने लगी जैसे सीतापुर की थी, क्योंकि फ़र्क सिर्फ जगह का होता है, डर का नहीं। उसके कमरे की दीवारें रात में सांस लेने लगती है और बल्ब की रोशनी परछाइयाँ तय आकार में नहीं रहती। उसने लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि हर शब्द लिखते ही उसे लगता था जैसे कोई और उसके हाथ चला रहा हो। रिकॉर्डर जो उसने पहली हवेली में फेंका था, अब हर सुबह उसके तकिए के पास पड़ा मिलता था, जबकि वह जानता था कि उसने उसे अपने साथ नहीं लाया। एक रात जब नींद और जागने के बीच उसका दिमाग फंसा हुआ था, तो रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें से वही आवाज़ आई जो हवेली में गूंजती थी। लेकिन अब वो हवेली नहीं थी, उसमें सैकड़ों शहरों की आवाज़ें जुड़ चुकी थी, जैसे डर अब फैल चुका हो। आवाज़ ने कहा, तुमने हमें बाहर तो निकाल दिया, लेकिन हमें दिशा नहीं दी। आर्यन को समझ आ गया कि हवेली कोई इमारत नहीं थी, बल्कि एक सीमा थी, और उसने उस सीमा को तोड़ दिया था। अब हर वो जगह जहाँ सच दबाया जाता है, और वो कमरा जहाँ डर को नज़रअंदाज किया जाता है, धीरे धीरे हवेली बन रहा था। अगले दिनों में खबरें आने लगी, लोग अपने घरों में अजीब अजीब हरकतें करते पाए। कोई दीवारों से बात कर रहा था, कोई शीशे में अपने बिना आंखें वाले चेहरे देख रहा था, और कोई बस बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे डर से समझौता कर लिया हो।
आर्यन ने आखिरी कोशिश के तौर पर सब कुछ लिखने का फैसला किया, लेकिन इस बार कहानी नहीं चेतावनी की तरह। जैसे ही उसने पहला वाक्य लिखा, उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर सैकड़ों नाम उभरा, जिनमें उनका नाम सबसे नीचे चमक रहा था। तभी कमरे में वही बच्चा खड़ा था, पूरी तरह इंसान की शक्ल में, और उसने कहा, तुमने हमें आवाज़ दी, अब तुम्हें जगह बनाना होगा। आर्यन ने कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? बच्चे ने बहुत शांति से कहा, तब हर जगह जगह बन जाएगी। आर्यन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में राहत नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता। उसने लैपटॉप बंद किया, रिकॉर्डर उठाया और खिड़की खोली। नीचे शहर की लाइटें किसी जीवित चीज़ की तरह धड़क रही थी। उसने रिकॉर्डर चालू किया और पहली बार साफ आवाज़ में बोला, मैं सुन रहा हूँ। उसी पल सारी फुसफुसाहटें रुक गई और शहर में एक अजीब शांति फैल गई। अगली सुबह अखबारों में छपा कि एक आदमी अपने कमरे में शांत बैठा मिला, न मरा हुआ न जिंदा, बस सुनता हुआ। उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि अब डर उसके बाहर नहीं, उसके भीतर था। और उसी रात शहर के हर कोने में किसी न महसूस किया कि हवेली अब कहीं दूर जंगल में नहीं, बल्कि बहुत पास है, शायद अगली दीवार के उस पार। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करिए।